गुड आफ्टरनून बीसीए फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं एनवायरमेंट साइंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ओके, लेक्चर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट स्टडीज। आज अपना टॉपिक रहेगा, मेरा नाम है सुमित अरोड़ा, केमिस्ट्री फाउंटेन चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, श्री आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे क्लासेस पे अपने आज करने जा रहे हैं एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन। बच्चों, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि एनवायरमेंट साइंस का जो पेपर होता है ना, वो कैसा पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ओके, आपके जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे, वो क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि ए बी सी डी वाले ऑप्शन दिए होते हैं, उस हिसाब से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 क्वेश्चन में आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है। टोटली ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये पेपर के मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं ऐड होते हैं। लेकिन जब आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इसमें सप्लीमेंट्री आती है, बैक लगती है और आपको सेकेंड ईयर में ये पेपर पास करना पड़ता है ना। तो हमें ये काम करना है कि हमें ऐसा काम करना है कि हमें ये पेपर फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई कर लेना है, हमें सेकंड ईयर में जाना ही ना पड़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये एग्जाम जो पास आउट नहीं होता, वो बीएससी सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर में पास करते हैं। अगर उनका सेकंड ईयर में पास नहीं होता तो उनको थर्ड ईयर में ये पेपर देना पड़ता है। अगर वो थर्ड ईयर में पास नहीं होते तो भी उसके बाद उनको थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के साथ ही नेक्स्ट ईयर पेपर देना पड़ता है। जब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती और ये पेपर पास करना बहुत कंपलसरी है। क्वालिफाई बोल रहा हूं मैं, इसके मार्क्स नहीं ऐड होते बच्चों, ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है। आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। सर हम क्यों पढ़े एनवायरमेंट साइंस, क्यों पढ़े, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है भी प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो एनवायरमेंट साइंस आपके पेपर ऐड किए हुए गवर्नमेंट ने, एमजीएसयू ने, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने आपके ऐड किया है। अगर इसको आप पास नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी मार्कशीट पे बैक लिखी होगी या सप्लीमेंट्री लिखी हुई आएगी, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारी मार्कशीट खराब हो, उस पर बैक लिखी हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हमारा एनवायरमेंट पढ़ने का मेन मोटिव है कि एनवायरमेंट के प्रति आपको अवेयर करना, आपके अंदर जागरूकता फैलाना कि आप कैसे, हाउ टू अबाउट अवेयर ऑफ एनवायरमेंट, कि हमें पर्यावरण के साथ कैसे डील करना है, हमें एनवायरमेंट के साथ कैसे डील करना है, हमारा जो रिलेशन है हमारा विद एनवायरमेंट वो कैसा है, उसकी सारी स्टडी। क्या हम वाटर सेविंग वाले बच्चे हैं कि नहीं है, कि क्या हम वाटर सेविंग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या वाटर सेविंग करते हैं, क्या हम हमारा पॉल्यूशन में क्या योगदान है, हम पॉल्यूशन में क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम प्रदूषण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम पे, हम पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, हम है या कौन है, ह्यूमन है कौन है। तो जो वाटर कंटेंट हमारी अर्थ से जा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम है या नेचर है। हमें नेचर के साथ पढ़ना है, हमें नेचर को जानना है कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या होती है ना। नेचर का मेन जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनके साथ हम डील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम नेचर को खराब कर रहे हैं, क्या हम अननेचुरल चीजें कर रहे हैं, क्या दुनिया में ऐसी चीजें जो नेचर के खिलाफ हैं, जो नेचर के विपरीत हैं, जो नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं क्या। अगर आप कोई भी नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप एनवायरमेंट के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो और नेचर अपना हिसाब किताब हमेशा करती होती है। बच्चों, आपको एग्जांपल देता हूं, कोविड जो कोरोना फैला है वो नेचर ने अपना हिसाब किताब कर लिया है उसका, समझे बच्चों बात को। तो प्रकृति के साथ चलना होता है नेचुरल, प्रकृति के खिलाफ चलना अननेचुरल। तो अननेचुरल मतलब अनवांटेड। जब हम एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी अनवांटेड करते हैं, जैसा नेचर में होना नहीं चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए, लेकिन अपने कर रहे हैं उसके साथ, तो वो अनवांटेड है। और अनवांटेड ही हमें लेकर के जाता है कहां, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की तरफ। एनवायरमेंट को हम खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं नेचर के अंदर जो कि अनवांटेड है। लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा, हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम कैसे, हाउ टू डील विद एनवायरमेंट।
हम दुनिया में सारी चीजें, आजकल की जनरेशन, मैं भी विद काउंट हो रहा हूं आपके साथ, आप भी अपने वो सारे काम कर रहे हैं जो नेचर के खिलाफ है, जो अननेचुरल चीजें हैं। बहुत काम ऐसे कर रहे हैं, मैं आपको गिना सकता हूं उंगलियों पर कि आप ऐसे कौन कौन से काम है जो अननेचुरल कर रहे हो। अननेचुरल का मतलब होता है कि अपने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फूड का एग्जांपल लेता हूं, फूड का सबसे बड़ी एग्जांपल, कि अपने हमेशा फूड कैसा खाते हैं, फूड अपने फ्राइड फूड खाते हैं, यानी फ्राइड फूड ईटअप करते हैं, यानी वो अननेचुरल है। फ्राइड फूड में कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, आपको लिविंग कंटेंट नहीं मिलता, मतलब इसको जीवित भोजन नहीं बोला जाता जब तक आप जीवित भोजन, सर जीवित भोजन का मतलब क्या है, जिसमें लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल फ्रूट्स जितने भी हैं वो सारे लिविंग सेल्स के एग्जाम्पल है। जब तक आप लिविंग सेल्स के फूड वाला ईटअप नहीं करोगे, फूड को ईटअप नहीं करोगे, खाओगे नहीं भोजन को, तब तक जाकर के आपकी बॉडी को वो नेचुरल चीजें नहीं मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप क्या करो, एक दिन तो आप फास्ट फूड खाओ, टिका करके फास्ट फूड खाओ, और एक दिन एक काम करो कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाओ जिसमें लिविंग है, जैसे फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, सारी ये चीजें खाओ एक दिन में, आपको फील होगा, आपकी बॉडी को फील होगा। तो बॉडी हमारी, जो शरीर है वो मिलके किससे बना है? एक्चुअल में हमारा जो बॉडी है ना, वो पार्ट ही किसका है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है ना, इसमें मिट्टी आती है, सॉयल आती है, वाटर कंटेंट है, ऑल 5 कंटेंट हमारे अंदर अवेलेबल है, उसी कंटेंट से मिलके बने। मतलब हमें बनाया किसने है? हमें बनाया नेचर ने है। अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अननेचुरल चीजें करोगे, इसका मतलब आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। समझो बच्चों बात को। तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें वेस्टर्न, जैसा हम सोचते हैं कि हमें बाहरी संस्कृति को नहीं अपनाना, हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग चलना है। हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज का, एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है कि जहां मैं बैठा हूं, मेरे आसपास वाला एरिया, जितना भी मेरे आसपास वाला जो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनवायरमेंट बोलते हैं। सभी क्लास में आ जाओ बच्चों फटाफट। मेरे आसपास वाला एरिया, मेरे सराउंडिंग, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे घर है, मेरे आसपास प्लांट्स लगे हुए हैं, उनसे मेरे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और मेरे कारण उन प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी ग्रीन पार्क हैं, जितने भी ऑल पार्क जो आपके आसपास अवेलेबल है, विलेज अवेलेबल है, आप कॉलेज आपके पास अवेलेबल है, जो ऑल थिंग्स अबाउट जितनी भी चीजें अवेलेबल है, लाइट आ रही है आपके पास, अब आपके पास वाटर कंटेंट आ रहा है ना, सारी चीजें, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, जैविक तत्व और अजैविक तत्व, सारे तत्वों से मिलकर जो बनता है आपके आसपास वाला एरिया, सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोला जाता है। इट कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है सराउंडिंग, यानी पार्श्विक, आपके चारों ओर का, आसपास का जितना भी एरिया है। परी मतलब होता है कि पेरिफेरल, आपके चारों ओर, पेरिफेरल यानी एक कवर बना होता है, पेरिफेरल कवर बना होता है, यानी एक कवर किया हुआ, ऐसा हमारे चारों ओर सराउंडिंग, चारों ओर घेरे हुए कवर्ड, हमारे आसपास का सराउंडिंग कवर्ड एरिया को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। कि हाउ टू डील विद नेचर, जहां हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मतलब है कि हम एक बायोटिक है, हम पर ए बायोटिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम एक बायोटिक तत्व, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एक जीव है, जैविक तत्व है, और हम पर पेड़ पौधों का, प्लांट्स का, ट्रीज का, ऑल फैक्टर्स का हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं, पर्यावरण में मिलते हैं बच्चों। समझे बात को? तो हमारे आसपास सराउंडिंग वाला ऑल एरिया, ऑल अबाउट थिंग्स जो है, उससे मिलकर के एनवायरनमेंट बनता है। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका ये वर्ड कहां से निकला है? फ्रेंच वर्ड से निकला है। समझे बच्चों बात को? तो हमारे चारों ओर कौन कौन से एरियाज हैं जिन्होंने हमें कवर्ड किया है? वो है भौतिक, रासायनिक, जैविक, एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक। फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बायोटिक थिंग्स ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। सर ये फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं बताओ? फिजिकल फैक्टर का मतलब बच्चों ये होता है लाइट, जो लाइट आ रही है ना आपके पास, प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य का प्रकाश, जो सनलाइट आ रही है, वो एक प्रकार का भौतिक कारक है, एक प्रकार का फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल मैटर है जो आपके पास पहुंच रहा है। लाइट पहुंच रही है आपके पास, टेम्परेचर पहुंच रहा है आपके पास, है ना, आपके पास ह्यूमिडिटी आ रही है। अभी आपने नोट किया होगा कि आपके आसपास एरिया में आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता। इसका मतलब होता है कि वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर,
वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर, यानी हवा के अंदर पानी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। ये ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इज ए फिजिकल फैक्टर। अगर मैं केमिकल फैक्टर की बात करूं तो जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस पाई जाती हैं, O2 गैसेस, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, जितनी भी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल केमिकल गैसेस, ऑल केमिकल कंपोनेंट जो एनवायरनमेंट में मिलती है अपने को, उसने सारी गैसेस ने अपने को घेर रखा है ना। बात करने जा रहे हैं अपने बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या, जितने भी प्लांट्स है, इट इज ए बायोटिक फैक्टर, इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, इट इज ए बायोटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। इन सारे चीजों ने, फिजिकल थिंग्स, केमिकल थिंग्स, बायोटिक थिंग्स, जितने भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं, रासायनिक वस्तुएं, जैविक वस्तुएं, इन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है और ये हमें इसने कवर कर रखा है। तो हमारे आसपास का सराउंडिंग जो बनता है वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक से मिलकर बनता है, एबायोटिक से मिलकर बनता है, इन चीजों से मिलकर बनता है और इन्हीं को ही एनवायरमेंट बोलता है। इट इज कॉल्ड एनवायरमेंट, इन्हें ही पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण के अंदर जब हम ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, जहां हम एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपने एनवायरमेंट बोलते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज बोलते हैं। समझे बच्चों बात को? इसी को पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाएं, व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करना, कि मानव का क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, मानव का क्या फर्क पड़ता है प्रकाश का। जैसे मान लो सनलाइट आ रही है और मैं बाहर खड़ा हूं, तो सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमें, मेरे पे क्या इफेक्ट डाल रही है बॉडी पे, मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जहां मैं इन चीजों की स्टडी करता हूं, वहां मैं एनवायरमेंट स्टडी की बात कर रहा हूं बच्चों। एनवायरमेंट स्टडी पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आप कल को रीट का एग्जाम दोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है। आप कल को एसएससी का एग्जाम दोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है। आप कल को आईएएस बनोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है। आप कल को आरएस बनोगे, ऑल अबाउट थिंग्स एग्जाम्स ऑफ, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक के एग्जाम दोगे, वहां भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, एक बैंक के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आते हैं, आईएएस के, तो ऑल आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन। ओके, बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मैंने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करवा दिया आपको, इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों एटमॉस्फेयर। क्या नाम है अपना? एटमॉस्फेयर। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट कि वायुमंडल क्या होता है बच्चों। शाबाश, वायुमंडल के बारे में मुझे बच्चों समझाओ कि वायुमंडल क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों। शाबाश, वायुमंडल क्या होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ वायुमंडल। बच्चों सिंपल सी बात है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? हमारे आसपास जितनी भी, मेरे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी गैसेस पाई जा रही है, जितनी भी गैसेस है ना, उन गैसेस से जो मिलके बनता है एरिया, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। मेरे आसपास जितनी भी गैसेस सर्वाइव कर रही है ना, वो गैसेस सर्वाइव कैसे कर रही है बताऊंगा अभी, उसको बोलते हैं। मैं इसको अगर डेफिनेशन को इलेबोरेट करूं तो कैसे करूंगा? एटमॉस्फेयर रेफर टू द गैसेस सराउंडिंग ए स्टार और प्लेनेटरी बॉडी। जितना अपना जो एक अर्थ प्लेनेट है, उसके अंदर जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं, जितनी भी गैसेस सर्वाइव करती है सराउंडिंग में, हेल्ड इन द प्लेस बाय ग्रेविटी। एक वर्ड है ग्रेविटी, बड़ा अच्छा शब्द है ग्रेविटी। बच्चों ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? हिंदी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं पहले डेफिनेशन को इलैबोरेट कर दूं। एटमॉस्फेयर रेफर टू द गैसेस सराउंडिंग ए स्टार और प्लेनेटरी बॉडी हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। ए बॉडी इज gravity is more likely to retain an atmosphere over time। ये जो बॉडी जो आप बोल रहे हैं, जितनी भी गैसेस बॉडीज हैं, ये जो अपना जो प्लेनेट है, इस पे जो जितनी भी गैसेस सर्वाइव करती हैं लंबे टाइम तक, वो सारी की सारी डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। तो उसकी ग्रेविटी हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर लो होना चाहिए। इसमें बहुत दो बातें इसने बहुत इंपॉर्टेंट बोली बच्चों। वो क्या बोली है कि इसने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी तो उसकी हाई होनी चाहिए, व्हाट इज ग्रेविटी, और उसका जो है टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई बच्चों, मुझे बताओ इसको कमेंट सेक्शन में। मेरे ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि सर ये कहना क्या चाहता है, ये समझाना क्या चाहता है, मेरे ये बात समझ में नहीं आई। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट। बच्चों ग्रेविटी का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ग्रेविटी जो है ना, एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, एक कौन था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, जल्दी बताओ फटाफट, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था बच्चों? साइंटिस्ट का नाम बताओ।
उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, है ना। उसने क्या देखा कि उस न्यूटन ने एक बात नोट की कि वो जब एक फ्रूट्स के पेड़ के नीचे बैठा था तो एक फ्रूट्स क्या हुआ, नीचे गिर गया उसकी, चाहे वो एप्पल था कोई भी था, तो वो नीचे गिर गया। उसका होगा दिमाग खराब कि ये जो फ्रूट है वो नीचे क्यों गिरा, ये फ्रूट नीचे ही क्यों गिरा। वो ये सोच करके दिमाग खराब हो गया उसका। साइंटिस्ट जो होते हैं आपको पता है दिमाग कैसे होता है उनका, वो कहता है ये फ्रूट नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, एक लॉजिक निकाला उसने। लॉजिक निकाला, क्या निकाला लॉजिक, कि वो ये बात बोला कि ये फ्रूट जो होता है ना ये नीचे क्यों गिरा। उसके लिए उसने कॉन्सेप्ट दिया कि वो कहता है कि दुनिया में जो है ना कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसमें भार होता है, जिसमें मास होता है, जिसमें वेट होता है ना, जिसमें मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए वस्तु बी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका एम मास ज्यादा होगा, एम मास और वेट एक ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर, हालांकि फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं यहां की बात कर रहा हूं। मास जितना ज्यादा होगा, जिस वस्तु का, जिस ऑब्जेक्ट का मास की वैल्यू ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वो अपनी तरफ कम मास वाली, लेस मास वाली या कम वेट वाली वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बच्चों, आकर्षित करेगी। क्या बोली बात न्यूटन ने? न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, न्यूटन ने एक बात बोली। क्या बोली न्यूटन ने बात? न्यूटन ने एक बात समझाने की कोशिश की, सिंपल सी बात बोली। वो कहता है कि कम भार वाली वस्तु अपनी अधिक भार वाली वस्तु जो होती है, अधिक भार वाली वस्तु कम भार वाली वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जिसका वेट मैक्सिमम होता है, लेस वेट वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसने लॉजिक दिया कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो कम वेट वाली, लेस वेट वाली वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे ये मान लो ए है, इसका वेट क्या है, मैक्सिमम है, इसका एम मास कम है, इसका एम मास इसके कंपैरेटिवली कम है, तो ये जो ए है ना, ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैंने लॉजिक लगाया कि ऐसा क्यों, पर ये मेरी बात समझ नहीं आई आज की, जो है ना न्यूटन की बात मेरे समझ नहीं आई। मेरा दिमाग और खराब हो गया। मैं सोचने लग गया कि मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां एक वॉल है, दीवार है, और मैं बैठा हूं। मुझे पता है कि मेरा वेट मान लो 65 kg है, और वो जो वॉल लगी हुई उसका वेट तो काफी क्विंटल में होगा ना, 1 क्विंटल में होगा। तो ये 1 क्विंटल का ऑब्जेक्ट है, ये 65 kg का ऑब्जेक्ट है, इसने मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? मैं इस दीवार के साथ चिपक क्यों नहीं गया? मेरे फोन का वेट मुझसे बहुत कम है, मेरा फोन मेरे साथ चिपक क्यों नहीं गया? तो ये एक लॉजिक निकला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा वेट मेरे फोन से ज्यादा है, मेरा वेट मेरे फोन से मैक्सिमम है, मैं क्यों नहीं अपने फोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा? इसका लॉजिक ये दिया बच्चों। तुम बताओ अगर तुम्हें आता है तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। सिंपल सी लॉजिक की बात करेंगे। वो कहता कि आपका फोन है, ये आपका फोन है, ये आप बैठे हो, कहां बैठे हो? अर्थ पे बैठे हो। अर्थ पे आपको पता है कि जो होती है ना, अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, ये सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी, अर्थ और आपके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आपका फोन और आपके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, एक आपका फोन और अर्थ के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। बच्चों अगर मैं कंपैरिजन करूं, तुलनात्मक अध्ययन करूं, कंपैरिजन करूं किसका? अर्थ और मेरे बिटवीन लगने वाले फोर्स, जो मेरे बीच में फोर्स लग रहा है, आई मतलब आई, मेरे और अर्थ के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, और फोन और इस अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल है। जबकि मेरे और फोन के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी नेग्लिजिबल है, नगण्य है कंपैरेटिवली अर्थ और मेरे बीच में, और अर्थ और फोन के बीच में जो लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन। इसीलिए ये फोन जो है मेरे साथ नहीं चिपक रहा, मेरे साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इस फोन का आकर्षण बल पृथ्वी के साथ ज्यादा है, अर्थ के साथ मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, मेरे साथ नहीं है। मेरा जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके साथ वो नेग्लिजिबल है। समझे बच्चों बात को? जो अर्थ के द्वारा जो भी, अब बाय द अर्थ जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, उसको नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे हैवी ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो सबको अपनी तरफ इसने क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है, आकर्षित कर रखा है। इसको नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम दिया गया? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब सबसे अधिक भारी वस्तु, सबसे मैक्सिमम हैवी वेट वाला ऑब्जेक्ट अर्थ है, जो सारी गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और गैसेस जो होती हैं वो सबसे लेस मास वाली होती हैं और अपनी तरफ ये आकर्षित कर दी। इसका मतलब
इसका मतलब अर्थ पे जो गैसें टिकी हुई है ना, उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण क्या है? अर्थ पे जो गैस टिकी हुई है उसका कारण क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ के द्वारा जनरेट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, इट इज जनरेटेड बाय एक्सर्टेड बाय द अर्थ के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, जो कि गैसेस को हेल्ड अप करने का, होल्ड अप करने का काम कर रहा है, इसको अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। तो मेन रीजन क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों मेरी एक लाइन में मेरा आंसर होगा, आपको हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। आगे बात करें, अगर ये बात सीख ली हमने, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके, अब बात आती है कि लो टेम्परेचर, हाई, जितना ज्यादा हाई होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, उतनी ज्यादा ये गैसें हेल्ड अप रहेंगी, होल्ड अप रहेंगी। सर ये गैसें होल्ड क्यों करनी है? बच्चों आपको पता है विदाउट ऑक्सीजन आपका लाइफ सर्वाइव नहीं करती है। कोई बोले ना कि एनवायरमेंट का महत्व, एक बार क्या हुआ, एक गुरु ने पूछा शिष्य से, सर मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मुझे पता नहीं लग रहा। गुरु ने क्या किया? अपने शिष्य की नाक पकड़ी और उसको डुबो दिया पानी के अंदर, 5 मिनट तक डुबोए रखा। वो शिष्य उसका मरने जैसा हो गया। जब वो बाहर निकला तो गुरु को बोलता कि हां जी मेरा गुरु, मुझे मेरा एम मिल चुका है, मुझे मेरा एम मिल गया है। उसको बताया कि ये तेरा एम है, क्या सबसे बड़ा एम अपना जीवन जीना। जीवन अगर तुम जीवित हो तो सबसे बड़ा कोई दुनिया का एम नहीं हो सकता। उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, जो भी आपकी डिजायर है वो आप पूरी कर सकते हो। सबसे पहले अपने आप को बचाने का काम करना है, अपने आप को जीवन बचाने का काम करना है। तो हमें सारे नेचुरल काम करने हैं, सब अननेचुरल कुछ भी नहीं करना। तो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स और लो टेम्परेचर बच्चों लो को रखा गया। आपको पता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी गैसेस के अणु होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, इसको हीट दूंगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा यानी मूवेबल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर को गेन करेंगे। टेम्परेचर को गेन करते ये पार्टिकल्स, ये अणु रैंडमली मूव करने शुरू कर देंगे, जिगजैग की फॉर्म में मूव करना शुरू कर देंगे और ये घूमने शुरू कर देंगे। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इसका मतलब गैसेस का होल्ड वो अर्थ पे कम हो जाएगा, गैसेस फैल जाएंगी, है ना, गैसेस दूर दूर चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी। इसका मतलब हमें टेम्परेचर लो करना होता है। अगर आपको गैस की डेंसिटी, गैस का घनत्व आपको इंक्रीज करना है, कहां पर? अर्थ पे। हम क्यों कर रहे हैं? हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना हमें लाइफ तो सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी को इंपॉर्टेंस समझानी हो एनवायरमेंट की, 2 मिनट के लिए नाक बंद करके देख लो, पता लग जाएगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। पर्यावरण का महत्व क्या है? नाक बंद करके देखा तो पता लगा कि पर्यावरण का महत्व क्या है। ये महत्व होता है कि बिना पेड़ के ऑक्सीजन नहीं मिलती। विदाउट ट्रीज आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जीवन नहीं जी सकते, लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। ये है एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस। बच्चों चेतावनी दे रहा हूं, आपने नाक बंद करना नहीं है। मैं बता रहा हूं नॉर्मली कि विदाउट ऑक्सीजन आपकी लाइफ सर्वाइव नहीं है। तो हमें नेचर को अननेचुरल नहीं करना, नेचुरल बनना है अपने को। समझे बात को? तो ये बात डेफिनेशन मेरी कंप्लीट हुई। समझे? टेम्परेचर लो को रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि गैसेस को हेल्ड अप करना है। गैसेस को जब तक होल्ड नहीं करोगे तब तक आपको वायुमंडल नहीं बनेगा, एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। चलो हिंदी बढ़ते हैं। हिंदी इसकी डेफिनेशन को इलैबोरेट करता हूं फटाफट। बच्चों सारी बात समझ में आ रही है ना? वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किए गए तारे या ग्रहों के शरीर के चारों ओर की गैसों को संदर्भित करता है। बिल्कुल करता है। हमारे आसपास की जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं उनसे तो मिलकर बनता है वायुमंडल। समझे बात को? यदि गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा, वायुमंडल का तापमान कम होगा तो शरीर में समय वायुमंडल के साथ बनाए रखने की अधिक संभावना होगी। मतलब वायुमंडल जो है ना वो हमारी पृथ्वी, शरीर का मतलब पृथ्वी पर लंबे टाइम तक बना रहेगा, लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। समझे बच्चों बात को? ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। हमने एक एक चीज को इलैबोरेट किया, बारीकी से सीखा, हमने उसकी बारीकी पे गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तभी ये गैसें होल्ड अप है और एक लो टेम्परेचर पे ये गैसेस ज्यादा सर्वाइव करती हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। चलते हैं बच्चों आगे। ये हमने बात की। अब
एटमॉस्फेयर मैंने बोला कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनता है, तो ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहां से पक्का आता होता है कि ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे एनवायरमेंट में सर्वाइव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कोल्ड नाइट्रोजन। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन। और सेकंड गैस जो आपको मिलती है O2। काफी गैसेस हैं, इसका नाम बता रहा हूं, पहले ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन, जिसको प्राण वायु जीवनदायी गैस बोलते हैं, लाइफ सर्वाइविंग गैस बोलते हैं। बिना इसके आप लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। काफी गैसें आपको मिलेंगी एनवायरमेंट में। उसके बाद आती है ऑर्गन। काफी गैसें हैं ऑर्गन, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, लेकिन नाइट्रोजन से इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद CO2। CO2 कितनी है? CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी एनवायरनमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गैस है। अगर ये ना हो तो जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ट्रीज के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? वैसे ही ट्रीज के लिए CO2 इंपॉर्टेंट है। विदाउट CO2 ट्री सर्वाइव नहीं कर सकते, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते जब तक उनको CO2 गैस नहीं मिलेगी। मतलब हमारे लिए O2 तो उनके लिए O2 क्या है? CO2 है। समझे बात को? हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और बदले में कौन सी गैस देते हैं? एक्सहेल करते हैं, CO2। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कौन सी गैस को अंदर ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं? सर ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। हम कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करता है, ग्रहण कौन करता है? सर ट्रीज करते हैं, है ना। और बदले में हमें ट्रीज क्या देते हैं? O2 देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स लेते हैं हमसे और हम प्लांट से लेते हैं O2। ये हमारा, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। भाई मैं तुम्हें दूंगा CO2, तुम मुझे O2 दो, है ना। इसको बोलते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और जीवन है ही इसी में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस इन द नेचर, सबसे प्रचुर मात्रा में ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है? उसका नाम है बच्चों नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन, ओके। 78%, 78.084। याद कर लो बच्चों इसको, 78.084% आपको मिलेगी, सबसे मैक्सिमम इन अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपको मिलती है 20.96%। जो मैं पॉइंट में बता रहा हूं इसको आपको नोट करना है, 20.96%। आपको जो परसेंटेज मैं लिखवा रहा हूं वही आपको याद करने हैं, बाकी आपको याद नहीं करने। ऑर्गन का जो मिलता है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, अगर आपको गवर्नमेंट की बुक्स देखोगे, जो भी राजस्थान सरकार या NCERT की बुक्स में आपको इसका कंपोजिशन मिलेगा। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 100% गैसेस मिलती हैं। हम 100% में इसका कंपोजिशन देख रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या देख रहे हैं हम? एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन ऑफ गैसेस, यानी वायुमंडल में गैसों का संगठन देख रहे हैं। किसकी कितनी परसेंटेज है, किसकी कितनी प्रतिशत है, वो हम देख रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द N2, O2, CO2, ऑर्गन। मोस्ट इंपोर्टेंट देख रहे हैं, बाकी नहीं देखेंगे अपने। तो N2 का 78.084, 20.96 ऑक्सीजन, 0.93 ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 तो मिलता है अपने को गवर्नमेंट बुक्स में, नहीं तो अब इसका जो लेटेस्ट डाटा निकल के आया है वो है 0.04%। 0.04%। ये डाटा कहां से लिया है मैंने? सर आपने कहां से लिया? मैंने लिया गवर्नमेंट की साइट से। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है मैंने वहां से लिया, मैंने नासा की साइट से लिया। तो ये डाटा आज का डाटा है 0.04, जो पुराने टाइम में था 0.03 थी। मतलब CO2 की गैस की कंपोजिशन, CO2 की मात्रा, वैल्यू ऑफ CO2 इंक्रीज हो चुकी है बच्चों। ये देखो आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया हुआ बच्चों। ये देखो सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन, उसके बाद मिलती है O2, उसके बाद मिलती है ऑर्गन, उसके बाद जो होती है अदर गैसेस में कौन कौन सी मिलती है? जैसे मिलती है आपको CO2, कौन सी मिलती है बच्चों?
ये देखो CO2 मिल रही है आपको, है ना, CO2। तो आपको सिर्फ 4 गैसेस के आपको परसेंटेज कंपोजिशन ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे मोस्ट एबंडेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन 78.084, मोस्ट एबंडेंट। उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आती है 20.96%। उसके बाद आती है आपके पास ऑर्गन गैस, ऑर्गन 0.93। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो लेटेस्ट डाटा है आपके पास 0.04। अगर आपको 0.04 ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको 0.03 टिक करना है। अगर आपको 0.03 और 0.04 दोनों मिलते हैं तो आपको 0.04 टिक करना है, क्योंकि 0.04 एक लेटेस्ट डाटा है। ओके, अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 0.04 कंपोजिशन हमें मिलती है। चलिए बच्चों आगे, ये हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस का कंपोजिशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करने जा रहे हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं, चलते हैं आगे बच्चों। टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है? एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली हमने एनवायरमेंट। ओके बच्चों, वायुमंडल। अब इसमें हमने न्यू टॉपिक शुरू किया है, वायुमंडल। वायुमंडल में हमने क्या पढ़ा? सारी गैसेस पढ़ ली, कौन कौन सी गैसेस वायुमंडल में सर्वाइव करती हैं। और भी बहुत प्रकार की गैसें हैं बच्चों, जो देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, विजुअल हो रहा है आपको, मेरी आवाज समझ आ रही है? कोई दिक्कत? बताओ बच्चों, शाबाश। ये देखो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस, ऑर्गन गैस। उसके बाद अदर गैसेस में कौन कौन से आ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम और CH4। CH4 का मतलब क्या है? कार्बन मैथेन गैस, इसको बोलते हैं मैथेन गैस। क्या नाम है इसका? मैथेन गैस। इसको मोस्ट गैस भी बोला जाता है। कराऊंगा आगे सारी गैसें, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, सारी गैसें डिटेल में कराऊंगा आपको। हाइड्रोजन गैस होगी, क्रिप्टॉन होगी। इन गैसेस के क्या क्या यूज है सब बताऊंगा आपको। एक बार सिंपल पढ़ रहे हैं गैसेस का कंपोजिशन। हमें 4 गैसें याद रखनी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता कभी एग्जाम में, इससे अलावा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। हमने ये गैसेस हमने पढ़ी, एटमॉस्फेयर में ये गैसेस सर्वाइव करती हैं। एटमॉस्फेयर का टॉपिक चल रहा है। एटमॉस्फेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंट स्टडी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर जो है ना आपका, वो जो ज्योग्राफी के हिसाब से इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। 1 नंबर लेयर को बोलते हैं अपने, 1 नंबर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? T4 ट्रोफोस्फियर, यानी शोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शोभ मंडल। टोटल 5 लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया बच्चों। इसका नाम है शोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको? शोभ मंडल, शोभ मंडल। ओके, और उसके बाद जो सेकंड 1 लेयर है उसको क्या बोलते हैं? अपने स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। आपकी पूरे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटोस्फियर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। और इसको क्या बोलते हैं अपने? इसको हिंदी बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। ये देखो आपके सामने शो हो रहा है, ये वाली कौन सी लेयर है? ये वाली ट्रोफोस्फियर है, ये ट्रोफोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ये वाली मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। और ये वाली है थर्मोस्फियर, जिसको हमने क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कोल्ड थर्मोस्फियर एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड आयनोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? आयनोस्फियर। सारे नाम आगे डीप में आने वाले हैं। इसको बोलते हैं आयनोस्फियर यानी आयन मंडल, ताप मंडल। 5वीं लेयर का नाम क्या है? एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। क्या नाम है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। मैं नाम सारे लिखने जा रहा हूं बच्चों, आपको स्क्रीन पे मैं लिखता हूं फटाफट। इसकी 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आपको मैं सबसे पहले नाम लिखता हूं। फर्स्ट लेयर जो हमारी आती है उसको क्या बोलते हैं अपने? T4 ट्रोफोस्फियर। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रोफोस्फियर यानी क्या बोलते हैं हिंदी में? शोभ मंडल, शोभ मंडल कहा जाता है इसको। सेकंड 1 लेयर जो आती है उसको क्या बोलते हैं अपने? सेकंड 1 जो लेयर आती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल। इसका कैसे किया गया बच्चों? इस लेयर को डिवाइड कैसे किया गया बताऊंगा बाद में, अभी बताता आपको, ये बाद में बताऊंगा। थर्ड 1 जो लेयर आती है आपके उसको क्या बोलते हैं अपने? उसको बोलते हैं मीजोस्फियर। क्या बोलते हैं? मीजोस्फियर। मीजो मतलब होता है सबसे मिडल वाली लेयर यानी मध्य मंडल। इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? मध्य मंडल। 4th 1 जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं अपने? उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, क्योंकि यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। इसका नाम है थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मोस्फियर। थर्मो का मीन होता है टेम्परेचर, तापमान। थर्मोस्फियर यानी ताप मंडल। इसका एक नाम और होता है बच्चों, वो भी बताता हूं आपको। इसको ताप मंडल तो बोलते हैं, इसका नाम एक और होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने? आयनोस्फियर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड आयनोस्फियर, आयनोस्फियर।
स्फीयर यानी आयन मंडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ लेयर का नाम क्या है अपना? फिफ्थ लेयर जो अपनी है वो है एक्सोस्फीयर। क्या नाम है इसका? एक्सोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं अपने? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। ये 5 लेयर के नाम याद कर लो, इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा बाद में। ये 5 लेयर आप याद कर लो। बहिर्मंडल क्या बोलते हैं इसको? बहिर्मंडल। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिडोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। शोभ मंडल, संताप मंडल एंड मध्य मंडल एंड ताप मंडल या आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये नाम सेम ना, इसको सेम बोल सकते हैं। और लगा दो इसको। हो गए नाम याद बच्चों? इसकी ट्रिक भी करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं करवाता। ये देखो टोटल आपको लेयर हो रही है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिडोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसके बाहर वाली एक्सोस्फीयर है ना। इसको हिंदी बोलते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल या आयन मंडल, बहिर्मंडल। ओके, ये टोटल 5 लेयर्स हैं जो हमारी अर्थ पे हम यहां सर्वाइव कर रहे हैं। हम यहां सर्वाइव कर रहे हैं बच्चों। हम यहां बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं और आप यहां बैठ करके हमारे पास पढ़ रहे हो। समझे बच्चों बात को? बच्चों विजिबल हो रहा है ना पेन आपको? बच्चों जल्दी बताओ फटाफट, विजिबल हो रहा है ना आपको? ये हम यहां पढ़ रहे हैं देखो। चले आगे। ये टोटल 5 लेयर्स है बच्चों। ये देखो, ये है शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल। अभी इसको डीप में करने जा रहे हैं। इसको करेंगे मध्य मंडल। ये हो गया आपका मिडोस्फीयर, आयनोस्फीयर यानी थर्मोस्फीयर। इसका नाम होता है थर्मोस्फीयर। आयनोस्फीयर को ही थर्मोस्फीयर कहा जाता है, आयन मंडल को ही समताप मंडल कहा जाता है। ये हो गया बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। बच्चों समझ में आया टॉपिक? ये हमने टोटल 5 लेयर्स में डिवाइड किया। हमने 5 लेयर्स में इसको डिवाइड किया। हमने नहीं किया, एक्चुअली ज्योग्राफी के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको 5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो क्या रीजन रहा उसके बारे में बताऊंगा बच्चों, आज नहीं बताऊंगा। ये हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में। एनवायरमेंट स्टडीज की डेफिनेशन पढ़ी कि व्हाट इज एनवायरमेंट, फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है ना। हमने ये सारी बातें डिस्कस की आज। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। हमने एटमॉस्फेयर टॉपिक शुरू किया, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पढ़ी। एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लो टेम्परेचर क्यों रखना होता है, सारी बातें की। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में बात की कि गैसों का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से हम याद रखने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है। और टोटल इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। हमारे आसपास वाला जो एरिया है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। 5 लेयर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया और उसको 5 परतों में बांटा गया है। इसको याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डायग्राम बनाया है, डायग्राम बाद में बताएंगे। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन में करवा चुका हूं, फिर कराऊंगा ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट लेयर है, ये आपको करेंगे कल, आज नहीं करते। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, हर टॉपिक की बाद आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे तुम क्वेश्चन बताओगे कि फटाफट एक क्वेश्चन है। लो भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, फटाफट टॉपिक का एंड कर रहे हैं बच्चों को, टाइम हो चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, मेरी भी एक नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए मैंने टॉपिक जितना करवाया आज करवा दिया। हर टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसका आंसर बताओ कि which of the following gases is the highest in the atmosphere present in quantity? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑर्गन। बताओ बच्चों फटाफट, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, ऐसी कौन सी गैस है जो गैस सर्वाइव करती है मैक्सिमम अमाउंट में? मोस्ट अबंडेंट गैस, अधिकतम प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है बच्चों? शाबाश बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। और उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी परसेंटेज बताओ बच्चों फटाफट, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कमेंट सेक्शन में। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं नाइट्रोजन, शाबाश, बोलते रहो बच्चों, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि इस गैसेस का नाम क्या होगा, जल्दी फटाफट। नाइट्रोजन, शाबाश नाइट्रोजन। बच्चों इसका वो भी बताओ कि इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका संगठन क्या होगा, बच्चों जल्दी बताओ, शाबाश फटाफट लिखते जाओ। बच्चे बोल रहे हैं सर 78.0, आगे लिखो बच्चों, शाबाश 78 जल्दी लिखो फटाफट। बिल्कुल बच्चों 78.084 परसेंटेज कंपोजिशन होगा इसका, शाबाश आपने सही लिखा है इसको। ये देखो हमने पीछे करवाया भी था आपको टॉपिक ये वाला, है ना, तो हमने ये टॉपिक आपको करवाया भी था, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना, 78.084 यहां से देख सकते हैं आपने। तो ये अपने बातें की हैं, ये क्वेश्चन आपको करवाया मैंने, ओके। वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लायक हो, करवाया हो मैंने। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, बाकी आपने आंसर सही दिया इसका। द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी
इन इकोसिस्टम। दुनिया में इकोसिस्टम बताऊंगा क्या होता है, अभी नहीं बोलता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र, मान लो मैं बोलता हूं मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का सोर्स कौन सा है, व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, मैं इकोसिस्टम बोलता ही नहीं, बोलो एयर, सॉयल, सन, वाटर। आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? सर पानी पीने से मिलती है, सर मिट्टी खाने से मिलती है, सर सन से मिलती है, सूर्य से, सर हवा से मिलती है, हवा से एनर्जी मिलती है। मिलती है क्या? जल्दी बताओ फटाफट। सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है आपका, शाबाश जल्दी। हाँ बच्चे बोल रहे हैं सी, ये क्वेश्चन पक्का आता है, हर एग्जाम में आता है। सूर्य, सबसे ज्यादा सूर्य देवता हमें ऊर्जा देते हैं, प्रणाम करता हूं उनको मैं। सबसे ज्यादा हमें सनलाइट मिलती है। अगर ये सन ना होता तो हमें कोई हमें फूड नहीं मिल रहा होता, कोई भी गेहूं, वीट, रोटियां, चपातियां जो खाते हो कुछ भी नहीं मिलता, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी नहीं मिलता आपको। अगर ये सन है तो हम सर्वाइव कर रहे हैं लाइफ को, हम सर्वाइव नहीं कर पाते बच्चों। ये 2 क्वेश्चन आपको करवाए मैंने, बाकी क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा क्योंकि मैंने टॉपिक नहीं करवाया ना आपको। जैसे जैसे टॉपिक करवाऊंगा वैसे वैसे आपको इलेबोरेट करता जाऊंगा। बच्चों सारी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, शाबाश। सब कुछ समझ में आया? इंटरेस्ट आया आपको पढ़ने में? आज बच्चों अपने डेली इसी तरीके से पढ़ेंगे। 40 मिनट की क्लास हुआ करेगी, 40 मिनट से अपने ऊपर नहीं करेंगे। 40 मिनट टाइम हो चुका है, अपनी क्लास ऑफ करते हैं बच्चों। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, शाबाश मैं क्लास ऑफ करने जा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, जल्दी फटाफट। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।